हेलो स्टूडेंट, अजीत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में 10th क्लास भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास के प्रश्नोत्तर सीरीज में ये मैं दूसरा वीडियो लाया हूँ, जिसमें कि मैं लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखूंगा और आपको समझाने का कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी किन्हीं चार मानवीय क्रियाओं को स्पष्ट करें। तो क्या हो जाएगा? भूमि निम्नीकरण का पहला कारण क्या हो जाएगा? वन कटाई। ठीक है। दूसरा हो जाएगा खेती करने के गलत तरीके। ठीक है। खनन, यानी कि जो मिनरल्स निकालने के लिए खनन करते हैं, सो अति पशुचारण। अति पशुचारण से भी क्या होता है? भूमि निम्नीकरण होता है। और अधिक सिंचाई से, जैसे कि पंजाब के क्षेत्र में क्या होता है? अधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण होता है। ठीक है। वन कटाई से क्या होता है? वहाँ का मिट्टी क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है और ये बाढ़ उठ के द्वारा या पानी के द्वारा वहाँ से अलग क्षेत्र में ले जाया जाता है बहा के। ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है। तो खादर क्या होता है? बांगर और खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करना। ठीक है। तो पहले बांगर क्या है? बांगर क्या होता है? प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है। ये ऊंचे क्षेत्र में पाया जाता है और जिससे यहाँ क्या होता है? प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण यहाँ का मिट्टी क्या हो जाता है? पुराना हो जाता है। ठीक है, प्राचीन हो जाता है। और नए जलोढ़ मिट्टी, यहाँ देखिए बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष या आते जाते रहता है, जिससे क्या होता है? नई मिट्टी वहाँ पर आ जाती है। ठीक है। और ये उपजाऊ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है, कंकर तथा कैल्शियम कार्बोनेट के इसके कण बने होते हैं। ठीक है। ये अधिक बारीक होते हैं, यानी कि एकदम इसका कण एकदम पतला पतला होता है। ठीक है, यानी कि एकदम छोटा छोटा होता है। ठीक है। उसके बाद बार बार नवीकरणीय नहीं होती, ये बार बार इसका नवीकरण नहीं होता है, क्या कि ये ऊंचे क्षेत्र में होता है। ठीक है। और इसका बार बार नवीकरणीय होता है। क्या होता है? बाढ़ आके यहाँ पर नया मिट्टी भर देता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया है नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदान में पाई जाती है। ठीक है। तो देखिए, ये खादर मिट्टी बांगर के अपेक्षा अधिक उपजाऊ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संलग्न रेखा चित्र का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। ठीक है। किसी भू आकृति के अधीन भूमि का सबसे अधिक भाग, ठीक है, क्या होता है? मैदान। भूमि का किसी भू आकृति के अधीन भूमि का सबसे अधिक भाग क्या होता है? मैदान होता है। ठीक है, जिस पर कि व्यक्ति भी, यानी कि मानव लोग भी रहते हैं और उसी पर क्या होता है? भूमि की, और क्या है, उस पर खेती उती भी की जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, पर्वत का कोई एक लाभ बताइए। पर्वत भारत के कुछ निरंतर बहने वाली नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करती है, जैसे कि गंगा और यमुना कहाँ से निकलती है? हिमालय से ही निकलती है। ठीक है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। ठीक है। उसके बाद है, भारत के भूभाग में खनिज सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? यानी कि खनिज, कहीं भी खनिज सबसे अधिक पाया जाता है पठारी भाग में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मृदा की क्वेश्चन है, काली मृदा की विशेषताएं बताएं। ठीक है। तो काली मृदा सबसे सब क्या किससे बना होता है? ये ज्वालामुखीय चट्टान में से जो मैग्मा निकलता है, लावा, उसी के टूट फूट की क्रिया से क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है? कपास उगाने के लिए आदर्श मृदा है। इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। ठीक है। चिकनी मिट्टी से, ये चिकनी मिट्टी से ही बनती है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं, फॉस्फोरस तत्व प्रायः इसमें कम मिलते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस तत्व इसमें कम मिलते हैं और आयरन की मात्रा इसमें मिलती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप क्या कीजिएगा? अपना कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ले लीजिएगा, जो एग्जाम के समय आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। उन प्रमुख कारकों का वर्णन करें जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, सो यहाँ बताना है। ठीक है। तो मृदा निर्माण में धरातल वहाँ का कैसा है? पृथक शैल, वहाँ की जलवायु, वनस्पति, समय और अन्य जीव प्रमुख कारक है। ठीक है। और कितना पुराना मिट्टी है वो समय पर निर्भर करता है। ठीक है। तापमान में परिवर्तन, जल, पवन तथा हिमनद के का कार्य, ये भी मृदा को प्रभावित करता है। ठीक है। रासायनिक और जैविक परिवर्तन, ठीक है, ये भी मृदा निर्माण के कारक है। ठीक है। मृदा में जैविक तथा अजैविक पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है संसाधन नियोजन में प्रयुक्त उपायों का वर्णन करें। ठीक है, तो प्रयुक्त उपाय क्या है? देश में संसाधन की पहचान करना। ठीक है, संसाधन नियोजन में क्या होता है? संसाधन की पहले पहचान करना होता है, सर्वेक्षण मानचित्र बनाना, उसका सर्वेक्षण करना और उसका मानचित्र बनाना है। ठीक है, संसाधन का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान और मापना। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक उसका अनुमान लगाना है और उसको मापना है। ठीक है, एक नियोजित ढांचा तैयार करना, नियोजित ढांचा के द्वारा ही क्या करेंगे? हम संसाधन का उपयोग करेंगे। ठीक है, संसाधन विकास योजना का राष्ट्रीय विकास से मिलान करना। ठीक है, संसाधन विकास योजना का राष्ट्रीय विकास की योजना से मिलान करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में करें। ठीक है, 4 श्रेणियों में करें, प्रत्येक मुख्य लक्षण बताइए। ठीक है, तो क्या होता है? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में। देखिए, निजी संसाधन एक क्या होता है? निजी संसाधन होता है। एक क्या होता है? सामुदायिक संसाधन होता है। एक राष्ट्रीय संसाधन, एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए, निजी संसाधन जो अपना पर्सनल होता है, सामुदायिक होता है जो सार्वजनिक, यानी कि दो चार व्यक्ति मिलके जो संसाधन का निर्माण करते हैं, जो संसाधन पर अधिकार रखता है। ठीक है, और उसके बाद होता है राष्ट्रीय संसाधन जिस पर राष्ट्र का अधिकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिस पर कोई पूरा राष्ट्र का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए, यानी कि अन्य राष्ट्र का भी अधिकार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है मृदा संरक्षण के क्या कदम उठाए जा रहे हैं? 4 विभिन्न विधियाँ। ठीक है, मृदा संरक्षण के क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ये 4 विधियों का वर्णन करना है। ठीक है, बताना है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले समोच्च रेखाएं के अनुरूप जुताई करना। ठीक है, समोच्च रेखाएं के अनुरूप जुताई करना। ठीक है, उसके बाद पहाड़ों पर सीढ़ी बनाकर, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है? सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है। ठीक है, पट्टीदार कृषि, उसके बाद आश्रय पेटी। ठीक है, ये सब मृदा संरक्षण के लिए लाभदायक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करें। देखिए, भारत में कौन कौन मृदा पाया जाता है सो बताना। तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय वनीय मृदा और मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाया जाता है। ठीक है, और ये सबसे अधिक उपजाऊ भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन नियोजन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसाधन के नियोजन क्यों आवश्यक है? ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन कह रहा है, क्या कर रहा है? संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन का नियोजन क्यों आवश्यक है? तो देखिए, क्यों आवश्यक है? देश में मौजूद संसाधनों का पता लगाना, भंडार की मात्रा ज्ञात करना तथा उसका कुशल उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, ये संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, क्या है? कोई भी संसाधन का भंडार क्या होता है? सीमित होता है। ठीक है, उसका क्या करना चाहिए? कुशल उपयोग करना चाहिए और करके मानवीय आवश्यकताओं का पूर्ति करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, दूसरा कहता है संसाधन। उसके बाद कह रहा है संसाधन सीमित है। संसाधन क्या है? सीमित है, इसलिए उनका उपयोग उचित ढंग से किया जाए ताकि भविष्य के लिए बचाया जा सके। ठीक है, संसाधन क्या बताया है? संसाधन क्या होता है? सीमित होता है, उसका दोहन इस तरह से करना चाहिए जो आने वाला भविष्य भी उसका उपयोग कर सके। ऐसे नहीं ये और गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? उसका भंडार खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। वितरण असमान है, इसलिए देश का समान विकास करने के लिए संसाधनों का नियोजन अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, कहीं भी संसाधन है उसका नियोजन होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, न तो आगे आने वाले भविष्य के लिए वो नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसाधन के अति उपयोग से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? ठीक है, देखिए कौन सी समस्या हो सकती है। संसाधन का ह्रास, यानी कि संसाधन बोले ना सीमित मात्रा में है, अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उसका ह्रास हो जाएगा। ठीक है, संसाधन समाज के कुछ ही वर्ग के हाथ में होंगे। ठीक है, एक साधन संपन्न दूसरा साधनहीन हो जाएगा, यानी कि अगर संसाधन का नियोजन नहीं किया जाए तो क्या हो जाएगा? कुछ ही व्यक्ति के हाथ में सारा संसाधन चल जाएगा और बाकी सब उसके उपयोग से दूर हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक परिस्थिति संकट जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत क्षय,
पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण का होना। ठीक है, ये सभी क्या है, संसाधन के अति उपयोग से ये सब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, ओजोन परत क्षय की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए खादर बांगर में अंतर ये तो कर चुके हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहला ये जून 1952 में रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, ये विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, देखिए पर्यावरण संरक्षण सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया था। कहाँ किया गया था, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, नेताओं द्वारा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। भूमंडलीय वन सिद्धांत पर क्या हुआ, सहमति दायर किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है, यानी कि मृदा अपरदन किसको कहते हैं। देखिए कहीं पर क्या हो जाएगा, मृदा को काट, यानी कि कोई चट्टान उट्टान कट के क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह मृदा को जाना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करें, मृदा अपरदन को किस प्रकार के से रोका जाए, विभिन्न उपायों को लिखे। ठीक है, तो उपाय क्या हो जाएगा, नदियों पर बांध बनाकर उनके बहाव को कम कर देंगे, यानी कि बांध बना देंगे तो उसका बहाव रुक जाएगा, तो वो मृदा को काट के नहीं ले जाएगा। ठीक है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, देखिए वृक्ष लगा देने से क्या होता है, मृदा को क्या करता है, मजबूती, मृदा में मजबूती आ जाता है, इसको जड़ पकड़ के रखता है। ठीक है, उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र में कांटेदार वनस्पति लगाकर, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु के द्वारा भी अपरदन होता है, और तो इसको क्या होता है, अगर वहाँ पर कांटेदार पेड़ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ के वायुमंडल के अनुरूप वहाँ पर वो जीवित भी रह सकता है और मृदा का भी संरक्षण कर सकता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, पहाड़ी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, सीढ़ी नुमा अगर खेत बना देंगे तो वो मिट्टी के मृदा अपरदन को वो रोकेगा। ठीक है, मृदा अपरदन के लिए वो लाभदायक होगा। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारों पर पेड़ लगाकर, ठीक है, ये सभी क्या होता है, मृदा अपरदन को रोकने का कारक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध बोए गए क्षेत्र, ठीक है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर। ठीक है, तो ये अंतर हमको करना है, तो देखते हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर। ठीक है, तो इसका अंतर करके देखते हैं। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी हो। ठीक है, कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो क्या होता है, कृषि के लिए उपयोगी होता है, उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है, भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्र है। गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर, ठीक है, गणना वर्ष में क्या होता है, एक फसल के आधार पर होता है। ठीक है, और कुल बोया गया क्षेत्र किसको कहेंगे, वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसल हो। इसमें क्या होगा, एक ही फसल होगा, इसमें एक से अधिक फसल होगा। कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक है। ठीक है, कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक है। ठीक है, गणना वर्ष में एक से अधिक फसलों के बारे में जानने के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें है 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई। ठीक है, अगला है 1974 में सुमेसर पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में गांधी के दर्शन की पुनरावृत्ति की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान पर पृथ्वी सम्मेलन 1992 का रहा। ठीक है, 1992 के द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये सब अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो आगे पढ़ने में आपको आसानी होगा। ठीक है, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधन के संरक्षण क्यों आवश्यक है? ठीक है, ये तो क्वेश्चन की हुआ था। संसाधन नियोजन संसाधन के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल है। ठीक है, संसाधन नियोजन के द्वारा ही उसका उचित उपयोग और तकनीक के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, संसाधन सीमित तथा उनका वितरण क्या है? असमान है। संसाधन क्या होता है? सीमित होता है और वितरण असमान। विवेकपूर्ण उपयोग के नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब हो गया उसका उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार ही और आगे के भविष्य को देखकर ही किया जाना चाहिए। ठीक है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता, सीमित मात्रा व उपलब्ध, यानी कि सीमित मात्रा में ये संसाधन क्या होता है? उपलब्ध होता है। ठीक है, विकरणीय है, ये सब क्या है? विकरणीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकार को समझाइए। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण क्या होता है? पहला, व्यक्तिगत संसाधन व्यक्ति के स्वामित्व में रहता है। बाग, चारागाह, तालाब, कुआं आदि क्या होता है? किसी व्यक्ति के स्वामित्व में रहता है। ठीक है, सामुदायिक संसाधन समुदाय के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है, को उपलब्ध रहता है। गांव की पशु चरण भूमि, शमशान, तालाब आदि सब क्या होता है? ये सब सामुदायिक, यानी कि पूरा गांव के लिए होता है। ठीक है, नगरीय क्षेत्र में पार्क, पिकनिक, खेल कूद का मैदान क्या होता है? सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तकनीकी रूप से संसाधन क्या है? सभी संसाधन क्या है? राष्ट्रीय है। ठीक है, राष्ट्रीय सरकार को अधिकार की वह राष्ट्र हित में व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन तथा वन्य जीवन राजनीतिक सीमाओं के भीतर संपूर्ण भूमि। ठीक है, 2 मील तक महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी राष्ट्रीय संसाधन, 2 मील तक जो राष्ट्रीय संसाधन पाया जाएगा उस पर राष्ट्र का अधिकार होगा, यानी कि देश का अधिकार होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा इसको क्या कहते हैं? इस पर नियम बनाया जाता है। ठीक है, तट रेखा से 200 किलोमीटर 200 मील होना चाहिए, उससे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। 200 किलोमीटर यानी कि 200 किलोमीटर नहीं होना चाहिए, नॉटिकल मील होना चाहिए। 200 नॉटिकल मील के बाहर जो भी रहेगा ना, तो उस पर क्या होगा? किसी भी देश का अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के बिना इसका उपयोग नहीं हो सकता। इस पर क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ही क्या करेगा? इस पर नियम बनाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी है? शैल, मृदा की उचित सामग्री मिलना। ठीक है, जलवायु, लंबी अवधि में शैल को छोटे छोटे टुकड़े तथा कणों में बदलना जलवायु के कारण होता है। पेड़ पौधे जड़ें शैलों में घुसकर इन्हें तोड़फोड़ कर देती है। ठीक है, अतिचारण, पशुओं द्वारा निरंतर चराई से शैलों में परिवर्तन संभव हो जाता है। ठीक है, वर्षा का जल शैलों के छिद्रों में घुसकर तोड़फोड़ का कार्य करती है। लंबे समय तक इन कारकों के क्रियाशील रहने से शैलों में टूटने की क्रिया चलती रहती है। धीरे धीरे क्या होता है? मृदा निर्माण होता है। ठीक है, इसी सब क्रिया के कारण क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन करें तथा उनका विवरण भारत के मानचित्र में दर्शाइए। ठीक है, तो इसको क्या करना है? मानचित्र में दर्शा देना है। भारत का मैप बना के, ठीक है, इसको क्या करना है? मानचित्र में दर्शा देना है। भारत का मानचित्र बना के उसमें क्या करना है? दर्शा देना है। ठीक है, ये सही नहीं बना है। चलिए, यहाँ पर जलोढ़ मृदा क्या है? संपूर्ण उत्तरी मैदान में फैलाव। जलोढ़ मृदा के क्या है? संपूर्ण उत्तरी मैदान में क्या है? फैलाव है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित। ठीक है, ये सब क्या है? उत्तरी मैदान जो है, उत्तरी जलोढ़ मृदा का मैदान क्या है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात हैं। ठीक है, रेत, सिल्ट और मृत्तिका भी पाए जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जंतुओं की मृत्यु के स्वरूप उसमें मृत्तिका का निर्माण हो। ठीक है, यानी कि मृत्यु हो जाने पर उसी में दब जाने, चट्टान में दब जाने से क्या होता है? यही मृत्तिका का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आदि की फसलों के लिए देखिए जितना भी अधिकतर खाद्यान्न क्या होगा? इस मैदानी भाग में ही होगा। ठीक है,
इसको क्या करना है, ऐसे फिगर बना लेना है, भारत का मैप बना के, भारत के मैप बना के क्या करना है, उस पर इस सबको दर्शा देना है, दर्शा के क्या करना है, इस सबको बता देना है। इसमें थोड़ा अच्छा से नहीं बनता, आप अपना कॉपी में बना के बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मृदा, काली मृदा का रंग काला तथा दूसरा नाम, देखिए इसका कलर क्या होता है, काला होता है, क्या कि ये बेसाल्ट चट्टान से मिलकर बना होता है। बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से, यानी कि मैग्मा, जो ज्वालामुखीय क्रिया के द्वारा जो मैग्मा निकलता है, उसी टूट फूट की क्रिया से ही इसका निर्माण होता है। इसलिए क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, काला होता है। और दूसरा नाम इसका क्या है, रेगुर या रेगर बोलते हैं, ठीक है। कपास तथा मूंगफली के खेती के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। ये किन कौन क्षेत्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है, ठीक है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे तत्व परिपूर्ण मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं लाल और पीली मृदा, ठीक है। सब देखिए, पहला सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाया जाता है भारत में, दूसरा ये लाल और पीली मृदा पाया जाता है, ठीक है। लोहे के कणों की अधिकता के कारण इसका कलर क्या होता है, कहीं कहीं पर पीला भी होता है, ठीक है, लाल और पीला होता है, ठीक है। उड़ीसा देखिए इसका क्षेत्र है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर, पश्चिमी घाट के पहाड़ों पर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, आगे लेटेराइट मृदा है। लेटेराइट मृदा उच्च ताप और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, ठीक है, जैसे कि केरल में अधिक वर्षा होता है और उधर ताप भी अधिक रहता है, तो वहीं पर ये मिट्टी पाया जाएगा, ठीक है। भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन की क्रिया के द्वारा, जैसे कि हम कहीं कंकर पत्थर में मिट्टी मिला रहता है, तो वहाँ पर पानी रखने पर क्या होता है, छोटा छोटा कण नीचे चलाता है और बड़ा बड़ा कण ऊपर बच जाता है, ठीक है। ह्यूमस की मात्रा कम होता है, ये कहाँ होगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों पर है। जहाँ अधिक वर्षा होगा वहीं पे ये मिट्टी पाया जाएगा, ठीक है। ये क्या है, काजू की फसल के लिए उपयुक्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मरुस्थलीय मृदा। अगला प्रकार है मरुस्थलीय मृदा। यह रंग लाल और भूरा होता है, रेतीली व लवणीय होता है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होता है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होता है। उचित सिंचाई प्रबंधन द्वारा उपजाऊ बनाया, यानी कि इसमें क्या होगा, अधिक सिंचाई के द्वारा इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। जैसे कि राजस्थान का कुछ क्षेत्र में क्या होता है, सिंचाई का सुविधा हो जाने के कारण वहाँ पर कुछ क्षेत्र में खेती किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है वन मृदा। वन मृदा पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव, ठीक है। गठन में क्या होता है, वहाँ पर भी वनस्पति क्या होगा और मिट्टी का भी प्रकार ऊंचाई के हिसाब से चेंज होते जाता है, ठीक है। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार, नदी घाटी में क्या पाया जाता है, मृदा होता है दोमट तथा सिल्टदार। हिमच्छादित क्षेत्रों में मृदा अधिक अपर्दन, यानी कि हिमच्छादित क्षेत्र में क्या होता है, मृदा का अधिक अपर्दन होता है, ठीक है। इन मृदाओं का वितरण भारत के मानचित्र में दर्शाया गया। इनका अवलोकन देखिए, इसको क्या करना है, मानचित्र बनाकर उस पर दर्शा देना। ऐसे चैप्टर में क्वेश्चन क्या होता है, चैप्टर जो NCERT या कोई भी बुक रखे होंगे तो उस पर दर्शाया गया होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, उसको यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। और ये सब मृदा का प्रकार बता देंगे, ठीक है। इस प्रकार से पूरा हम इस चैप्टर का पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं।